नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम कक्षा 8वीं का पार्ट 2 इतिहास की पुस्तक से कवर करने वाले हैं। यदि आप सीटेट, यूपीटेट या DEET+ एग्ज़ाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में ये देखेंगे कि कैसे साम्राज्य जो कंपनी थी वो कैसे एक साम्राज्य स्थापित करती है भारत में। तो चलिए साथ के साथ हम एक ऐसे पैटर्न को पढ़ते हुए चलेंगे जिसमें हम अपनी तिथियां और तथ्यों को साथ साथ याद करते चलें, ताकि हम जब रिवीजन करें तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मुगल बादशाहों में औरंगजेब सबसे शक्तिशाली बादशाह था। तो जो मुगल बादशाह थे उसका सबसे शक्तिशाली आखिरी शक्तिशाली जो बादशाह था वो औरंगजेब था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया और 1707 में उनकी मृत्यु हुई। तो दो महत्वपूर्ण हमारे पास तथ्य आ गया, उसको हम अंडरलाइन हाईलाइट करते हुए चलेंगे ताकि जब हम रिवीजन करें तो ये हमारी हेल्प करे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और उन्होंने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो है मुगल जो साम्राज्य है वो कमज़ोर होने लगता है और देसी रियासतें जो हैं वो ताकतवर होने लगती हैं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रही। तो आपने देखा कि जो दिल्ली थी वो मुगल काल के दौरान एक प्रभावित केंद्र था, शक्तिशाली केंद्र था, लेकिन जैसे मुगल साम्राज्य का जो है वो कमज़ोर होने लगा, वैसे वैसे ही दिल्ली का महत्व भी कम होता गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत सामने उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक बहुत छोटी सी कंपनी के रूप में भारत आए थे? क्या आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत पे राज करने कभी आई नहीं थी, वो व्यापार करने आई थी। ठीक है, उसको दिलचस्पी नहीं थी यहाँ के राजनीतिक मामलों में। तो चलिए अब आगे करते हैं। अब हम देखते हैं कि उस काल के दौरान क्या हुआ। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसको पढ़ते हुए चलते हैं। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। अब हमने पढ़ा है कि 1857 का जो विद्रोह है उसमें जो हमारे बहादुर शाह जफर थे उनको नेतृत्व दिया गया कि वो इसकी कमान संभालेंगे, चाहे वो औपचारिक रूप से हो। परंतु जब ये 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाया तो उसके बाद जो बहादुर शाह जफर हैं उनको पकड़ने के लिए कौन से कैप्टन आए? कैप्टन हडसन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता बना लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर करा और उनके बेटे जफर को उनके सामने गोली मार दी। ठीक है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए यहाँ पे हमारे मैप में दिखाई गई है। ये इस मैप में इस तरफ दिखाई गई है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत है और यहाँ पे एक हम देखते हैं कि इस जल मार्ग में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंग्लैंड से भारत पहुँचती है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उस समय कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर अर्थात इजाज़नामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो सन 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो पूर्व में, यानी कि इस पूरे भाग में, पूरब में भारत और एशिया के पूर्वी भाग में व्यापार कर सकती है एकाधिकार, यानी कोई भी उस देश की और दूसरी कोई भी कंपनी, इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इस इलाके में नहीं आएगी। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, जहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। क्योंकि एकाधिकार था इसलिए वो ऊंची कीमत पे बेचे या सस्ती कीमत पे, वो उसकी चॉइस थी। ठीक है, कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनी से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो ही
तो तभी वह सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकते हैं। तो इजाज़नामा मतलब कि मतलब वहाँ पे उन्हें राइट मिल गया कि वो एक ही इकलौती कंपनी रहेगी जो व्यापार कर सकेगी वहाँ पे। अगला है, लेकिन यह एक शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक पाया। जैसे भी हमने पढ़ा कि इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें दिया एकाधिकार, लेकिन जो दूसरी यूरोप की कंपनी से दूसरे देशों में थी वो भारत आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते हुए आए, लेकिन तब तक पुर्तगालियों ने भारत का पश्चिमी तट पर, ये जो भारत का नक्शा है उसके इस वाले हिस्से पे उन्होंने क्या करा था, अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। वह गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, यानी यहाँ पे जो है वो अपना ठिकाना बना चुके थे इंग्लैंड के आने से पहले ही। पुर्तगालियों ने इंग्लैंड वासियों की या इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले ही यहाँ पे अपना ठिकाना बना लिया था। पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब करी है? 1489 में करी थी। ठीक है, वास्को डी गामा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब करी? 1498। ठीक है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी भारत आ चुके थे, यानी कि जब 17वीं शताब्दी शुरू हुई तो उससे पहले डच भी यहाँ पे आ चुके थे। ठीक है, इसके कुछ समय बाद ही फ्रांसीसी भी भारत आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले आए हमारे पुर्तगाली, जिन्होंने गोवा के पास अपना ठिकाना बनाया, दूसरा आए डच और तीसरा आए फ्रांसीसी व्यापारी। समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी, क्योंकि वो यूरोप की कंपनियां थी, यूरोप के मार्केट में काम करना चाहती थी, इसलिए वो सारी एक ही जैसी चीज़ें खरीदती थी। ठीक है, तो जिसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय व्यापारियों ने इन चीज़ की कीमतें बढ़ने लगी, जिससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। जब इस व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक तरीका रह गया कि वह अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म कर दे। जैसा भी हमने पढ़ा कि अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो ही इजाफा को अधिकतम किया जा सकता है। तो उन सबका मोटिव ये था कि जितनी भी प्रतिस्पर्धा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी जो प्रतिस्पर्धी कंपनी है उसको ही ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत करी, यानी कि जो अभी बाहर देश से आई हुई व्यापारिक कंपनियां थी उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 17वीं से 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती और रास्ते में रुकावट खड़ी करती और माल से लदे जहाज को आगे नहीं जाने देती। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू कैसे किया, अब इसको देखते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लेकिन उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या महत्वपूर्ण रोल निभाया और कैसे अपने पैर जो हैं वो भारत में जमाए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड की फैक्ट्री, 1651 में हुगली नदी के किनारे बसी। हुगली है हमारा पश्चिम बंगाल की साइड। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जिससे निर्यात होने वाली चीज़ें को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे, जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, और इसी के कारण 1696 में कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। 2 साल बाद उसने मुगल बादशाह को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी ले ली, यानी जब मुगल अफसर थे उनको रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी ले ली, जिसमें कालीकाता, जिसे हम आज कलकत्ता कहते हैं, एक था। ठीक है, यानी इसके 2 साल बाद अगर हम बोलें तो 1698 में कलकत्ता के साथ 2 और गांवों की उन्होंने जमींदारी ले ली थी। ठीक है, अब कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब, उस समय औरंगजेब थे, हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो उस समय जो औरंगजेब थे उनसे उन्होंने बातचीत करी और कंपनी को
बिना शुल्क को चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें फरमान एक शाही आदेश दे दिया कि कंपनी जो है किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाएगी, यानी टैक्स नहीं भरेगी। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए ऑरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था, परंतु कंपनी के अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें कोई छूट नहीं थी। जो प्राइवेट जो अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे, कंपनी से नहीं जुड़े थे, उनको कोई छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क यानी कि टैक्स चुकाने से मना कर दिया। ठीक है। व्यापार से युद्ध तक, अब क्योंकि उन्होंने बंगाल में अपना टैक्स नहीं चुका रहे थे वो, तो उनका कैसे वहाँ पे बंगाल के नवाब के साथ लड़ाई हुई है, अब इसको देखते हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया। ठीक है। 18वीं शताब्दी हमने देखा कि जो कंपनी है उसको 17वीं शताब्दी से ही अधिकार मिलने लग गए, टैक्स नहीं चुकाना पड़ रहा था। अगर हम देखेंगे 17वीं शताब्दी के आखिरी में ही उनको टैक्स ना चुकाने का भी अधिकार मिल चुका था। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ, जब हालात ख़राब होने लगे तो वहाँ पे बंगाल के नवाब में और कंपनी में टकराव होने लगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। हमने अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों की रियासतें हैं वो ताकतवर होने लगती, जिसमें से एक बंगाल भी थी। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो 3 बंगाल के नवाब रहे हैं इसमें, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, तो वो कंपनी से नजराने मांगे थे, गिफ्ट मांगते थे। उन्होंने सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया, कंपनी को उन्होंने सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया और किलेबंदी को आगे बढ़ाने से रोक दिया। जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रियाँ बढ़ाते थे, अभी हमने पिछले पेज में भी पढ़ा है कि वो फैक्ट्री जहाँ पे भी बनाते थे वहाँ पे किलेबंदी बना देते थे। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील की उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम हो रही थी। जैसे कंट्री का टैक्स आजकल के ज़माने में होता है, उस टाइम पे भी पूरा एक रियासत का राजस्व जो होती थी वो इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि उससे ही आगे के खर्च किए जाते थे। तो उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी जो टैक्स ना चुकाने का काम कर रही है उसकी वजह से रियासत को नुकसान हो रहा है। ठीक है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और कंपनी, अब ये तो नवाबों की दलील थी, अब कंपनी ने क्या कहा कि जो नवाब हैं वो बेतुकी मांगे कर रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और फल फूल नहीं पा रहा है। तो इसलिए उस कंपनी जो है वो अपनी शुल्क वाली जो भी पॉलिसीज है उसको हटा दे। अब आता है प्लासी का युद्ध। अब हमने देखा 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही नवाबों और कंपनी के बीच जो है वो टकराव होने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद उस टकराव का क्या नतीजा होता है, सबसे पहले हम देखते हैं 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। और फिर क्या होता है, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि हमने भी देखा कि तीनों ही जो मुगल औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद तीनों ही जो बंगाल के नवाब थे वो बहुत ही ताकतवर थे, इसमें सिराजुद्दौला भी महत्वपूर्ण था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। उसे सिराजुद्दौला, क्योंकि वो ताकतवर था तो वो कंपनी की बात नहीं सुनता था, तो कंपनी चाहती थी कि वो एक कठपुतली नवाब बनाए। व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना कर रहे। कठपुतली नवाब की यही गुण होंगे कि वो ऐसी सुविधाएं देने में आनाकानी नहीं करेगा। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। ठीक है। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे और किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार ना हुए तो अपने 3000 सैनिक सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार, कौन सी जगह पे करी, कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने
कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों से हथियार छीन लिए। ठीक है। और कलकत्ता की स्थिति कलकत्ता कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया। ठीक है। जो नवाब की सेना थी, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर से मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्वाइट, तो देखिए रॉबर्ट क्वाइट जो थे उस टाइम मद्रास में तैनात थे। ये हम इनके बारे में और भी अभी पढ़ेंगे। कंपनी के अफसर थे जो मद्रास में तैनात थे उस टाइम। ठीक है। उनके नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। इन सेनाओं को 9 सैनिक बेड़ों की मदद भी मिली थी। उसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। मतलब उन्होंने उन्होंने बातचीत करके या फिर लड़ाई करके इस बात का हल निकालने की कोशिश करी। ठीक है। आखिरकार क्या हुआ, 1757 में रॉबर्ट क्वाइट ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उनके सेनापति में से एक मीर जाफर। कौन? मीर जाफर जो था उसने अपनी सेनाएं भेजी ही नहीं थी। तो प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला था उसका एक मंत्री मीर जाफर, उसने अपनी सेना भेजी नहीं, जिसके कारण जो है ये प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है। और इसमें कौन थे? ब्रिटिश सेना का कौन इसमें नेतृत्व कर रहे थे? रॉबर्ट क्वाइट। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली जीत थी। हम प्लासी की जंग को पहली जीत मानते हैं, या भारत की कंपनी के विरुद्ध लड़ी गई पहली बड़ी लड़ाई भी हम कह सकते हैं। ठीक है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर यानी कि जो सिराजुद्दौला का मंत्री था जिसने अपनी सेना नहीं भेजी। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। अभी भी कंपनी का इंटरेस्ट नहीं था कि वो राजनीति में भाग ले। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना मात्र था। ठीक है। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही हो सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कंपनी का कैसे अब इंटरेस्ट आया कि उसने अपनी जो पॉलिसी वो चेंज कर ली। पहले उसका सिर्फ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का ही मोटिव था, लेकिन अब वो पॉलिटिकल पावर भी चाहती थी। ठीक है। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। ठीक है। क्योंकि उनके भी नवाबों की भी अपनी एक शान और शौकत होती है उनकी जनता के बीच। कंपनी को ये एहसास होने लगा। तो फिर कंपनी क्या करती? मीर जाफर कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई। ठीक है। अभी हमने प्लासी का युद्ध देखा 1757 और फिर बक्सर की लड़ाई उसके 7 साल बाद हमें देखने के लिए मिलती है। किसके साथ? मीर कासिम के साथ। ठीक है। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। जब नवाब को अब क्या होता था, नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। फिर क्या हुआ, 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तो कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कंपनी ने अब बोला कि वो अब क्या करेगी, खुद ही अब नवाब बनेगी। तो बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को हम देख सकते हैं, कंपनी जो है वो राजनीतिक हिस्सेदारी लेने लगी और राजनीतिक रूप से भागीदारी चाहती थी। ठीक है। आखिरकार क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई के बाद, ठीक है, 1765 में सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। यानी जो मुगल बादशाह थे 1765 में उन्होंने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब दीवान का काम क्या होता है? दीवाने मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर पूरा नियंत्रण मिल गया। ठीक है। अब वो क्या कर सकती थी, कंपनी एक ही पुरानी
जो कंपनी थी उसकी समस्या ही हल हो गई थी। जब वो 18वीं शताब्दी में भारत आई थी ना, तो वो क्या करती थी, सोना और चांदी का व्यापार जो ब्रिटेन से लाई थी उससे ही व्यापार करती थी। लेकिन अब क्या करेगी वो, उसको वहाँ कंपनी को इंग्लैंड से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत से जो आमदनी होगी उसी के सहारे ही वो सारे खर्चों को पूरा कर सकती थी। ठीक है। कंपनी के अफसर अब नवाब बन गए। ठीक, कंपनी के अफसर नवाब कैसे, नवाब यानी नवाब का ही एक इंग्लिश रूप है ये। नवाब बनने का क्या मतलब था इसका, इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। अब प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफों के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। रॉबर्ट क्वाइट, जिसने क्या करा था, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ा था, वो भारत में उसने भी बेहिसाब दौलत कमाई। ठीक है। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था तो वो 18 वर्ष का था, लेकिन जब वो 1767 में 2 बार गवर्नर बना। ठीक है। आपको पता है कि गवर्नर पद जो था वो गवर्नर जनरल के नीचे आता था। ठीक है। और जब वो भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत इतनी बेहिसाब हो चुकी थी, और 1772 में उसके ब्रिटिश संसद में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगाए गए। ठीक है। और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, रॉबर्ट क्वाइट ने। कंपनी के सभी अफसर क्वाइट की तरह बेहिसाब दौलत नहीं कमाते थे। कुछ जो अफसर थे वो अपनी ईमानदारी से काम करते थे, जो भ्रष्ट नहीं थे, अपना अच्छा काम करते थे। ठीक है। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 और 1857 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्य पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उन्होंने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात करे। ठीक है। रेजिडेंट तैनात करने उन्होंने शुरू करे। अब इन रेजिडेंट तैनात करने का क्या मतलब था, इससे क्या फ़ायदा हुआ कंपनी को, इसको देखते हैं। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। जितनी भी रियासतें थी भारत की, उसमें से जो भी कंपनी को लगता था कि फ़ायदेमंद है, वहाँ पे वो अपने रेजिडेंट तैनात करते थे, जहाँ पे वो राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधि जो होते थे उसके तौर पे उसको काम करना होता था। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना होता था और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारत के राज्य के भीतरी मामलों में दखल देने लगे। जैसे कंपनियां पहले क्या कर रही थी, खाली व्यापार कर रही थी, लेकिन अब क्या करती थी वो, क्योंकि रेजिडेंट तैनात कर दिए थे, वो दखल देने लगी भारतीयों के जो भी उनकी रियासतें होती थी उनके आंतरिक मामलों में भी। ठीक है। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाए, इन चीज़ों की इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करने लगे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपी। ठीक है। अब सहायक संधि क्या भी हम आगे पढ़ेंगे। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। ठीक है। जो भी सहायक संधि को मानता था उसको अपनी स्वतंत्र सेना का रखने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है। और उसको एक सेना, सहायक संधि के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है। अगर सहायक संधि का जो रकम तय होती थी, अगर वो जो शासक है उस रकम को अदा नहीं कर पाता था तो कंपनी उसके इलाके पे कब्जा कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे, तब वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अवध के नवाब से 1801 में अवध का आधा इलाका उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। और ऐसा ही हुआ हमारा हैदराबाद के साथ कि वो भी, उनके भी कुछ इलाकों को सहायक संधि के नाम पे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पे एक चित्र है, बक्सर की लड़ाई जब हुई थी, हमने देखा कि पहला प्लासी का युद्ध और उसके 7 साल बाद हुआ हमारा बक्सर की लड़ाई। ठीक है। 1764 में इस लड़ाई के बाद हुई संधि के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार जो थे वो छीन लिए गए थे, और
लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के साथ अपने चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखो मतलब जो रेजिडेंट हमने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो रेजिडेंट तैनात करती थी, उसके सामने उनकी पूरी शान शौकत दिखाई गई है इस चित्र में। ठीक है, अगला देखते हैं टीपू सुल्तान या शेरे मैसूर। जो टीपू सुल्तान को हम शेरे मैसूर के नाम से भी जानते हैं। जब अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि अवध में क्या हाल था या हैदराबाद में क्या हाल था, अब हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच क्या युद्ध हुए, कैसे उन्होंने कंपनी के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें मैसूर यानी शेर मैसूर जो टीपू सुल्तान थे उनकी रियासत मैसूर थी और उसने कैसे कंपनी के साथ अपना मुकाबला किया, ये देखते हैं। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान का शासनकाल है ये महत्वपूर्ण है 1782 से 1799। ठीक है, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट वाले, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना मालाबार तट के बारे में। ठीक है, हमारी जो पश्चिमी घाट है उसमें मालाबार तट है, उसमें मैसूर जो है वो रियासत मैसूर रियासत थी और उसका वहाँ पे नियंत्रण था। ठीक है, यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। यहाँ से खरीदने वाले दो कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, काली मिर्च और इलायची। ठीक है, क्या हुआ 1785 में टीपू ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। जो मालाबार तट था वहाँ पे टीपू सुल्तान जो थे उनका नियंत्रण था, तो उन्होंने 1785 में 3 चीज़ों पर रोक लगाई। पहला चंदन, दूसरा काली मिर्च और तीसरा इलायची। ठीक है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करा। तो यहाँ पे देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, उनका शासनकाल रहा 1782 से लेके 1799। मालाबार तट के पास जो मैसूर स्थित है और वहाँ पर उनकी रियासत का नियंत्रण भी है। ठीक है, 1785 में उन्होंने 3 चीज़ों के निर्यात पर रोक लगाई, चंदन, काली मिर्च और इलायची। ठीक है, और उनके संबंध थे फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ, जिसके कारण उनकी सेना का आधुनिकीकरण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें अब इसमें क्या हुआ, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना ज़रूरी है। फलस्वरूप क्या हुआ, मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 जंगें हुई। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। इसमें यहाँ पे चारों तिथियाँ दी हुई हैं। पहली 1767 से 1769, फिर 1780 से 84, फिर तीसरी 1790 से 92 और लास्ट में हुई 1799 श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में। यानी कि जो 1799 में जो युद्ध हुआ वो कहाँ पे हुआ, श्रीरंगपट्टम में। ठीक है, उसकी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथ में चला गया। कौन से राजवंश के हाथ में चला गया, वोडियार। ठीक है, इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। यानी जो वोडियार राजवंश था उसको भी सहायक संधि के तहत कितने 5 लाख रुपए कंपनी को देने होते थे। कितने रुपए, 5 लाख रुपए, ताकि वो सेना का रखरखाव कर सके। अब यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि कौन कौन सी जंगें हुई और किस जंग में किसने किसकी सहायता करी। तो देखते हैं, कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया। यानी कंपनी की जो फौज थी उसको टीपू सुल्तान और हैदर अली ने 3 बार हराया लगभग। लेकिन 1972 में मराठाओं ने हैदराबाद के निज़ाम ने और कंपनी की संयुक्त सेना के हमले से टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। यानी जो 1972 में जो तीसरी वाली जंग हुई थी उसके अंत में जो मराठा थे, हैदराबाद के निज़ाम थे और कंपनी थी, वो तीनों साथ मिलकर के जंग कर रही थी। किसके खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ। ठीक है, और उसमें फिर टीपू सुल्तान को युद्ध खत्म करके संधि करनी पड़ी। संधि के तहत क्या हुआ, उनके 2 बेटों को बंधक बना लिया गया। ठीक है, यहाँ पे इस चित्र में देखिए 2 बच्चे हैं,
जिसको बंधक बना करके कंपनी अपने साथ ले जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है टीपू सुल्तान का एक विख्यात खिलौना है, ठीक है। 4 मई 1799 को उनकी जब राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की यहाँ एग्जैक्ट डेट दी हुई है। 4 मई 1799 में उनकी मृत्यु हुई। और उसमें ये एक विख्यात खिलौने की कहानी है कि एक बार वो शिकार पे गए तो उन्होंने शेर के पंजे को शेर दहाड़ा, उसकी चीख की आवाज़ निकली और उन्होंने मतलब ये असली खेल नकली शेर को दिखाया गया कि यूरोपीय सिपाही को दबाते हुए, ठीक है। अब ये खिलौना जो है ये विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। अब मराठाओं से लड़ाई, कैसे अंग्रेजों ने मराठाओं से लड़ाई लड़ी, अब इसके बारे में देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिरी में कंपनी मराठाओं की ताकत को काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठाओं का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होड़कर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी, ठीक है। कौन कौन से राजवंश? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, ठीक है। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी के सदस्य थे, यानी एक मतलब जो ये सारे सरदार थे, सारे सरदारों का एक पेशवा होता था जो इन सबको कंट्रोल करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक मुख्य होता था, यानी कि जो भी सैनिक और प्रशासनिक जो निर्णय होते थे पेशवा लेते थे और ये पुणे में रहते थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ठीक है। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध हुआ 1782 में, जिसे सालीबाई संधि के द्वारा खत्म किया गया। कौन सी संधि? सालीबाई, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच में। ये कई मोर्चों पे यानी कई लेवल पे चला। इसका यह नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के, कौन सा इलाका? उड़ीसा और यमुना का उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 और 1819 के बीच तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठाओं की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरा भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया, ठीक है। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। सर्वोच्चता का दावा, अब इसमें देखते हैं कि कंपनी का क्या दावा था या कंपनी किस इलाकों में सर्वोच्चता का दावा करती थी, ठीक है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। 1823 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने के लिए अधिकार उनके पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देने लगी, यानी कि वो सोचते थे कि जो भारतीय रियासतें हैं वो उनसे सर्वोच्च हैं, जो भारतीय जनता है वो कंपनी उससे सर्वोच्च है, वो यूरोपीय जो संस्कृति है वो यहाँ की संस्कृति से ऊंची है, जो उनकी बाद की नीतियों में भी हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चलती रही। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने कित्तूर, जो कर्नाटक में स्थित है, के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उन्हें जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में स्थित संगोल के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से
उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजी सरकार ने पकड़ा और 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। अभी हम इस प्रतिरोध के बारे में और भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि रूस जो था वो एक महाशक्ति बन के उभर ही रहा था। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। यानी कि अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम का इलाका है, अगर ये भारत का पूरा मैप है तो इस वाले इलाके से भारत में एंटर ना कर जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अब क्योंकि उन्हें इस वाले इलाके से खतरा था, उन्हें ये था कि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हिमालयन रेंज है, यहाँ पे से तो कुछ नया कोई चीज़ आ नहीं सकती, पूरी पर्वत श्रृंखला है। तो जो भी अगर नई चीज़ आएगी, कोई भी इन्वेडर आएगा वो इधर से आएगा, या संस्कृति आएगी वो इधर से आएगी, ठीक है। तो उन्होंने इस वाले इलाके को जीतना शुरू करा, उत्तर पश्चिम के इलाके को। तो क्या करा गया इसके लिए, उन्होंने इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसी डर के लिए उन्होंने अफगानिस्तान भारत की सीमा के उत्तर पश्चिमी भाग पे स्थित है, बिल्कुल ऊपर की साइड यहाँ पे। तो उन्होंने उससे भी लड़ाई करी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासक स्थापित किया। वहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध पर कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद पंजाब की बारी थी, जहां महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल गलने नहीं दी। लेकिन 1839 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद रियासत जो थी वो दो लंबी लड़ाई हुई उसमें, और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी अपने अधिग्रहण में ले लिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे रूस के प्रभाव से बचने के लिए कंपनी ने पूरे उत्तर पश्चिम को, जो उत्तर पश्चिमी इलाका है भारत का, वहाँ पे से पंजाब को, अफगानिस्तान को और सिंध के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अब विलय नीति, विलय का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है विलय का मिलाना। तो अंग्रेजों ने, अभी हमने एक नीति देखी थी उनकी सहायक संधि वाली, तो और एक दूसरी नीति है विलय नीति। इस विलय नीति में उन्होंने क्या नीतियाँ अपनाई और कौन कौन सी रियासतें इससे प्रभावित हुई, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, तो अगर हम देखें विलय नीति के जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, जिन्होंने भारत में इस नीति को लागू किया और उसके लिए काम किया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस नीति में यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। यानी हमने देखा जो भारत था, ब्रिटिश भारत दो भागों में विभाजित था। पहला तो था देसी रियासतें और दूसरा था जिस पे कंपनी सीधे शासन करती थी। तो जो देसी रियासतें थी वहाँ पे राजा शासन करता था, लेकिन उसका जो कंट्रोल था वो काफ़ी हद तक कंपनी के पास था। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था वो पूरा कंपनी ही रूल करती थी। तो जो भी रियासत अगर किसी पुरुष वारिस के बिना रह जाती है तो कंपनी उसको अपना ही हिस्सा बना लेगी, ऐसी ये नीति थी, ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, पहला सतारा को 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई, ठीक है। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने हिस्से में ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन, अच्छा, अवध के केस में उन्होंने मतलब कोई वारिस का तो था उसने पुरुष वारिस, लेकिन उन्हें अवध के लिए क्या तर्क दिया कि वो कुशासन से आज़ाद कराना चाहती है और वो इस कर्तव्य से बंधे हुए हैं कि वो अवध पे कब्जा करके वहाँ की जनता को बचाएं वहाँ के नवाब से। लेकिन जब उनके लोकप्रिय नवाब को उनकी गद्दी से हटाया गया तो उसको देखकर लोग जो है बहुत गुस्से में भड़क गए और 1857 का विद्रोह हुआ। अब देखिए, जैसे अभी हमने पिछले पेज पे देखा कि कैसे ये है
ब्रिटिश शासन के अधीन, जैसे कलकत्ता हो गया, बनारस हो गया, यहाँ पे हैदराबाद के पास है मैसूर या मद्रास, ये सारी रियासतें थी। ये सारी जो थी ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र थे। और 1840 में, यानी लगभग 50 वर्षों के बाद, जो ब्रिटिश शासन के केंद्र हैं, क्षेत्र हैं, ये बढ़ गए। यानी उन्होंने जो विलय की नीति अपनाई थी, उससे ये सारे हिस्से देखिए अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। और ये बिल्कुल हमारी 1857 के विद्रोह के लगभग की बात है, जिसमें कितने सारे आप देख सकते हैं इलाकों को कंपनी ने अपने क्षेत्र में ले लिया। इसमें जो पीले रंग का इलाका है, ये कंपनी द्वारा शासित है कंपनी, और ये जो लाल रंग का है वो देसी रियासतें हैं। ठीक है, इंडियन वो है रूलर्स इस पर रूल करते थे। इनडायरेक्टली कंपनी इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करती थी, लेकिन जब विलय की नीति आई तो कंपनी ने इसके इलाकों को अपने में शामिल करने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज़ में हम सीटेट के लिए सारी एनसीईआरटी क्लास 6